एल नीनो फिर से 7 साल बाद वापस आ चुका है। Oh my God! हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा और इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पैसिफिक ओशन के अनयूजुअल हीटिंग की वजह से साउथ एशियन कंट्री, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट को होता है मिलियन डॉलर्स का नुकसान। तो दोस्तों, ये एल नीनो नाम पढ़ने की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द लिटिल बॉय या फिर द क्राइस्ट चाइल्ड। सो ये अनकॉमन फिनोमिना फर्स्ट टाइम पेरू के फिशरमैन ने क्रिसमस के टाइम पे नोटिस किया था, जब पेरू के कोस्टल रीजन में पानी का टेम्परेचर बढ़ गया था और वहाँ की लोकल कम्युनिटी को ये लगा कि शायद ये जीसस क्राइस्ट की कोई मिरेकल है, और इस तरीके से इस फिनोमिना का नाम दिया गया एल नीनो। लेटर ऑन ये लिटिल बॉय पेरू कम्युनिटी के लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन गया, और ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो पैसिफिक ओशन में होने वाले इस क्लाइमेटिक पैटर्न को एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एबनॉर्मल हीटिंग होती कैसे और ये एल नीनो का फिनोमिना क्या है। तो इक्वेटर के पास में कुछ ट्रेड विंड्स चलती हैं जिनकी डायरेक्शन ईस्ट पैसिफिक से वेस्ट पैसिफिक की तरफ होती है, और ये ट्रेड विंड्स ओशन की सरफेस के गर्म पानी को इकट्ठा करके ईस्ट से वेस्ट की तरफ लेके आती है, जिससे कि वेस्ट पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर बन जाता है और हाई इवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इंडियन मानसून भी इसी रीजन से होती है। और वहीं पे जो ईस्ट पैसिफिक का रीजन होता है, यहाँ पे डीप ओशन का ठंडा पानी ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, और हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। और हर 3 से 5 साल के साइकिल में ये ट्रेड विंड्स हल्की पड़ने लगती है, और ये जो ओशन की सरफेस पे गर्म पानी होता है वो वेस्ट की तरफ मूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो ईस्टर्न साइड में ही कलेक्ट होने लगता है। और अब वेस्ट पैसिफिक, जहाँ पे इंडिया, इंडोनेशिया और अदर कंट्रीज है, वहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर बन जाता है, और हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे मानसून डेफिसिट हो जाता है, जिसकी वजह से साउथ एशियन कंट्रीज में ड्रॉट लाइक कंडीशंस बन जाती हैं। सो अब आ जाते हैं हम लोग पेरू के साइड। तो नॉर्मल साइकिल के दौरान पेरू के साइड में पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, और इस पानी की मूवमेंट के साथ साथ फिशेस भी ऊपर की तरफ आने लगती है। और पेरू का इतना वास्ट एरिया ओशन से कनेक्ट होने की वजह से इसकी ज्यादातर इकोनॉमी फिशरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। सो एल नीनो के टाइम पे ये साइकिल रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से फिशेस ऊपर की तरफ नहीं आ पाती है, और इससे पेरू को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं वेस्ट पैसिफिक ओशन की, तो यहाँ पे फिशरीज की तो कोई कमी नहीं होती है, बट दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम होने की वजह से ड्रॉट लाइक कंडीशंस बन जाती हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये जो एल नीनो से होने वाले नुकसान होते हैं वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं एल नीनो की इंटेंसिटी पे। अगर एल नीनो स्ट्रांग होता है तो वो काफी ज्यादा नुकसान कर जाता है, लेकिन अगर एल नीनो वीक होता है तो इसका कुछ खास असर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अब इंडिया को टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, इंडिया में पिछले 100 सालों में 18 बार ड्रॉट वाली कंडीशन बन चुकी है, जिसमें से 13 टाइम तो एल नीनो की वजह से ड्रॉट पड़ा था। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का 75% वर्कफोर्स लेबर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 50% वर्कफोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और इसका मतलब ये है कि एल नीनो का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है रेनफॉल पे, और रेनफॉल का पड़ता है एग्रीकल्चर पे, जिसकी वजह से कंट्री की ओवरऑल जीडीपी पे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2099 तक एल नीनो से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को $84 ट्रिलियन तक का नुकसान होगा। और दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स तो इस कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं, ताकि कंट्रीज पहले से ही अपने आप को एल नीनो से बचाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बना पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। So that's it for the video, and if you enjoyed the video, give me a big fat thumbs up and don't forget to hit the subscribe button. Thanks for watching.